नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त पूरी दुनिया दो सवालों में उलझी हुई है। पहला सवाल ये कि रूस और यूक्रेन जंग का क्या होगा। दूसरा सवाल ये कि चीन ताइवान पर हमला करेगा तो उसकी तारीख क्या होगी। इसी बीच अमेरिका में गृह युद्ध का इमरजेंसी अलार्म बज गया है। लेकिन सबसे पहले बात उस तनाव की जो चीन फैला रहा है। चीन ने एक बार फिर ताइवान को लेकर अमेरिका को खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी है, लेकिन अमेरिका का इस पर असर होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ताइवान को लेकर जो बाइडेन का एजेंडा एकदम क्लियर है। इसके साथ ही शी जिनपिंग एक बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ एक बड़ी बगावत शुरू हो गई है। और इसी विरोध को खत्म करने के लिए शी जिनपिंग ने चीन की सड़कों पर टैंक तक उतार दिए हैं। जुलाई 2022, जगह हेनान। जून 1989, तियानमेन स्क्वायर। कुछ भी तो नहीं बदला चीन। 33 सालों बाद भी चीन वहीं खड़ा है। जनता की आवाजें टैंकों से रौंदी जा रही हैं। जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को पीपल्स लिबरेशन आर्मी की टैंक कुचल रही है। सत्ता और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की इस ज्यादती और अत्याचार को संयुक्त राष्ट्र अपनी इस डिक्शनरी में रखेगा। बूटों तले आवाम की जरूरतों, उसकी शिकायतों, उसकी परेशानियों को मसल देने वाला ये वीडियो पूरी दुनिया को बहुत गौर से देखना चाहिए, क्योंकि अभी पिछले ही हफ्ते शी जिनपिंग शिनजियांग प्रांत पहुंचे और बिगर मुस्लिमों को उनके धर्म को लेकर चेतावनी दी थी। इस्लाम को चीन के अनुकूल बनना होगा और समाजवादी ढांचे को अपनाना भी होगा। चीन के मुसलमानों को कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार के साथ एकजुटता के साथ खड़े भी रहना होगा। कहा जाता है कि चीन में अल्पसंख्यक समुदायों के, जिसमें विगर भी शामिल है, 10 लाख लोग चीन के यातना शिविरों में जिंदगी को तरस रहे हैं, कैद हैं, क्योंकि चीन को विगर मुसलमान पसंद नहीं। इन टैंकों को सड़क पर उतारने के पीछे की वजह आपको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि चीन में सिसकते लोगों की दास्तान जानने का पूरा हक है। घटना यह है कि हेनान प्रांत में एक बैंक के सामने टैंक्स की लंबी लाइन थी और वजह थी बैंक ऑफ चाइना का एक फैसला। बैंक ऑफ चाइना की हेनान ब्रांच की तरफ से जमाकर्ताओं को ये कहा गया है कि यहाँ जमा रकम अब एक निवेश है और इसे निकाला नहीं जा सकता है। बैंक ने जितने भी फंड्स हैं वो सब फ्रीज कर दिए हैं और जमाकर्ता अब इन्हें रिलीज करने की मांग कर रहे हैं। इस घटना से 4 जून 1989 को तियानमेन स्क्वायर पर हुए वो नरसंहार याद आ गया, जिसमें चीनी सरकार ने सेना को प्रदर्शनकारियों पर टैंक चढ़ाने के आदेश दे दिए थे। चीन में मानवाधिकार वाली सरकारी नोटबुक में साफ लिखा लगता है कि चीन का आर्मी सांस भी तभी ले सकता है जब शी जिनपिंग चाहे, चीन की आर्मी चाहे, चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चाहे। मतलब आम आदमी मुल्क में आत्मसम्मान के साथ नहीं जिए, सत्ता की चेरी बनकर जिंदगी गुजर करे।
विरोध की ये चिंगारी ना बुझे तो ही अच्छा है। विद्रोह की इस आग की लपटे हेनान से बीजिंग पहुंच चुकी हैं। शी जिनपिंग जनता की इस पुरजोर आवाज को ताइवान के आसमान में फाइटर जेट उड़ाकर भरमाने में जुटे हैं। और सच ये है कि चीन से ताइवान की दूरी इतनी है कि चीन से मारा गया कम दूरी वाला मिसाइल की जद में भी पूरा ताइवान आता है। मिलिट्री के लेवल पर चीन ताइवान के बीच कहीं कोई बराबरी नहीं। आसमान, जमीन, जल, पाताल, कहीं कोई कमी नहीं दिखती। 70 सालों से ज्यादा हो गए चीन के ताइवान को कब्जाने की कस्में वादे खाते, लेकिन आज तक ताइवान का झंडा आन बान शान से ताइबेई में लहरा रहा है। चीन के अब तक के शक्तिशाली शासकों में से एक शी जिनपिंग की कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि ताइवान पर सीधा अटैक करें और उस पर रातों रात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का फ्लैग लहरा दें। ऐसे में खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली चीन की हालत है। अब अमेरिका को चीन ने ताजा धमकी दी है, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा करेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजांग को सुनिए। अगर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी कथित तौर पर ताइवान यात्रा की अपनी योजना पर आगे बढ़ती है तो चीन सख्त और कठोर कार्रवाई करेगा। पेलोसी की यात्रा चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को गंभीर रूप से कमजोर करेगी। चीन और अमेरिका के रिश्तों की नींव पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। साथ ही इससे ताइवान के स्वतंत्र बलों को गलत संकेत मिलेगा। चीन के सीने पर नैन्सी पेलोसी की ताइवान की अगस्त में प्रस्तावित यात्रा से सांप लौट गया है। नैन्सी के ताइवान आने की टाइमिंग बहुत मायने रखती है। चीन अमेरिका के ताइवान को दिए गए सैन्य उपकरण की मदद से पहले से ही चिढ़ा हुआ है। G20 सम्मेलन के बाद चीन अमेरिका से चाहत रखता था कि वो ताइवान को लेकर दूर रहे, लेकिन उल्टे अमेरिका ताइवान को लेकर और गंभीर हो गया है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा इतनी अहम क्यों मानी जा रही है, समझना बहुत जरूरी है। नैन्सी पेलोसी अगर अगस्त में ताइवान की यात्रा करती हैं तो 25 सालों में अमेरिका के करीबी सहयोगी ताइवान की यात्रा करने वाली वो पहली सीनियर अमेरिकी सांसद होंगी। पेलोसी से पहले 1997 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के उस वक्त के अध्यक्ष न्यूट गिंगरिच ताइवान यात्रा पर गए थे। यह पहली बार नहीं है, चीन भड़कता रहता है। तब भी भड़का था जब अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट की विदेश मामलों की समिति के चेयरमैन समेत 6 सांसद इसी साल अप्रैल में ताइवान पहुंचे थे। मतलब शी जिनपिंग के ताइवान को लेकर किसी भी बयान, किसी भी चेतावनी, किसी भी धमकी को अमेरिका नजरअंदाज नहीं करना चाहता है। जो बाइडेन का ताइवान को लेकर विजन बहुत क्लियर है। ताइवान अमेरिका का दोस्त है और उस पर हमला मतलब अमेरिकी हितों पर हमला, मतलब मामला कट टू कट है। लेकिन यहाँ ताइवान को लेकर चाइनीज चालाकी में थोड़ा झूल है। कैसे, इसे समझते हैं। असल में शी जिनपिंग एक बेहद मुश्किल दौर का सामना कर रहे हैं। शी अपनी आक्रामक नेता वाली इमेज बरकरार रखने के लिए ताइवान विजय के प्लान पर काम कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अपने सामने उदाहरण रखा है पुतिन के यूक्रेन अटैक को। यानी जैसे पुतिन यूक्रेन फतह करेंगे, चीन ताइवान पर कब्जा कर लेगा। और यहाँ तो मामला नेटो का भी नहीं। यूक्रेन वॉर में अमेरिका ने भले ही ज़ेलेंस्की को हथियार और पैसे से लाद दिया, लेकिन क्या पुतिन का कुछ कर पाए? नहीं ना। शी जिनपिंग भी ताइवान केस में ठीक यही चाहते हैं। लेकिन ये तो पुतिन से पूछिए कि यूक्रेन की सेना की हिम्मत क्या कहती है। शी जिनपिंग की ताइवान अटैक की प्लानिंग अब ओपन सीक्रेट है।
लेकिन फिर भी शी जिनपिंग के ताइवान अटैक की प्लानिंग अमेरिका के खुफिया डिपार्टमेंट यानी CIA के निदेशक बिल बर्न्स से सुनिए। So that become higher, it seems to us, the further into this decade that you get. I think there again, I think the Chinese leadership is trying to study the lessons of Russia's invasion of Ukraine and what it tells them. I think our sense is that it probably affects less the question of whether the Chinese leadership might choose some years down the road to use force to control Taiwan. चीन की ताइवान पर चील वाली नजर है, बस झपट्टा मारने की देर है। जो बाइडेन के दिमाग में ये बात बहुत क्लियर है, इसलिए अमेरिका चीन की हर एक्टिविटी को 24/7 वॉच कर रहा है। यूक्रेन जंग की हर एक अपडेट राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक पहुंचाई जा रही है। अमेरिका के हर कदम पर बीजिंग की नजर है। जापान की हर गतिविधि शी जिनपिंग नोट कर रहे हैं। चीन की इसी विस्तारवादी नीति के खिलाफ जो बाइडेन जब से सत्ता में आए हैं सुपर एक्टिव हैं। समझिए कैसे। चीन के खिलाफ इस क्षेत्र में अमेरिका की रणनीति बहुत आक्रामक है। उसके रिश्ते भी कई देशों से माकूल हैं और जो बाइडेन की चीन को घेरने की रणनीति भी बहुत कामयाब है। जैसे क्वाड, एक तरफ चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी विस्तारवादी नीति अपनाए हुए है, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक परिस्थितियां बदल दी हैं। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बनाए नए क्वाड देश आर्थिक के साथ साथ सामरिक रिश्ते मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसे देखते हुए चीन कहता रहता है कि अमेरिका ने चीन को काबू में रखने के लिए क्वाड तैयार किया है। बाइडेन की चीन के खिलाफ पॉलिसी नंबर 2 है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF। चीन से दूर एक अलग आर्थिक धुरी के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। समूह में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं, लेकिन चीन को इससे दूर रखा गया है। चीन को बाइडेन ने कैसे चौतरफा घेर रखा है, इसका एक और उदाहरण I2U2 की पहल है। I2U2 भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका ने मिलकर तैयार किया है। अमेरिका चीन को घेरे या चीन अमेरिका को, दोनों के पास इतनी ताकत है कि इनके बीच के रिश्ते दुनिया का भविष्य तय करते हैं। अमेरिका और चीन के बीच के रिश्ते बिल्कुल गांठदार हैं। इतने जोड़ और पैबंद चिपक चुके हैं कि दोनों कभी दोस्त भी होंगे मुश्किल नहीं, नामुमकिन लगता है। और अब की बात तो पेच ताइवान जैसे देश पर फंसती दिख रही है। जाहिर है चीन अमेरिका को छोड़ने वाला नहीं है और अमेरिका चीन को छोड़ने वाला नहीं है। अब देखना है कि प्रारंभ कौन करता है। ताइवान से युद्ध वाले माहौल के बीच बीजिंग में बगावत की आग लगी है तो आधा अमेरिका बंदूक उठाने को बैठा है। अमेरिका में गृह युद्ध की आशंका बढ़ गई है और इसी बीच अभी खबर आई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को कोरोना हो गया है। लेकिन अब हम जो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं वो अमेरिका के लिए इससे भी डरावनी है। अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक ऐसा सर्वे हुआ है जिसके नतीजे बता रहे हैं कि अमेरिका से खुद अमेरिका ही लड़ने को तैयार है। अगर अमेरिका में दूसरा गृह युद्ध छिड़ गया तो वो कितना बड़ा और कितना खतरनाक होगा, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप भी समझिए। क्या अमेरिका में गृह युद्ध होने वाला है? क्या
क्या अमेरिका के कई राज्यों में कर्फ्यू जैसे हालात होने वाले हैं? क्या हजारों प्रदर्शनकारी एक बार फिर व्हाइट हाउस का घेराव करने वाले हैं? क्या पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरह जो बाइडेन को भी प्रदर्शनकारियों से बचने के लिए बंकर में जाना पड़ेगा? काले और गोरे में कितना बट जाएगा अमेरिका? क्या अमेरिका की सड़कों पर एक बार फिर अराजकता का आगाज होने वाला है? क्या अमेरिका में एक बार फिर कैपिटल दंगा होने वाला है? क्या दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका में लोकतंत्र खतरे में है? क्या अमेरिका में नेताओं को लोग गन पॉइंट पर लेने वाले हैं? क्या अमेरिका के लोग हाथों में बंदूक उठाकर सड़कों पर उतरने वाले हैं? क्या अमेरिका एक बार फिर हिंसक प्रदर्शन की चपेट में आने वाला है? सुपर पावर अमेरिका की बादशाहत को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखने वाले ऐसे तमाम सवालात एक सर्वे के बाद अचानक उठ खड़े हुए हैं। अमेरिका में हुए एक सर्वे में आधे अमेरिकियों ने माना है कि वो कुछ ही वर्षों में अमेरिका में गृह युद्ध हो सकता है। इस सर्वे के मुताबिक अमेरिका में अलगाव की भावना, सिस्टम के प्रति अविश्वास और हिंसा की आशंका डेंजर लेवल तक पहुंच गई है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक डरावना सर्वे रिपोर्ट तैयार किया है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल में इस सर्वे का हवाला देते हुए स्पेशल रिपोर्ट छपी है। इस पोल के नतीजे अगर सच साबित हुए तो अमेरिका एक बार फिर सिविल वॉर का सामना कर सकता है, क्योंकि सर्वे में शामिल 50% अमेरिकियों का कहना है कि अगले कुछ वर्षों में अमेरिका में गृह युद्ध होगा। 66% अमेरिकियों ने जवाब दिया है कि अमेरिका के लोकतंत्र को एक गंभीर खतरा है। 20% लोगों का मानना है कि अमेरिका दो फाड़ हो सकता है। 40% अमेरिकियों का कहना है कि अमेरिका में मजबूत लोकतंत्र में मजबूत मुकाबले के लिए मजबूत नेता का होना जरूरी है। सिर्फ यही नहीं, इस सर्वे में 40% अमेरिकियों ने माना है कि अमेरिका में जन्मे गोरे लोगों का वर्चस्व खत्म हो रहा है और उनकी जगह अप्रवासी ले रहे हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो काले ले रहे हैं, जिससे ब्लैक एंड व्हाइट का पुराना झगड़ा एक बार फिर उफान ले सकता है। ये दुनिया से छिपा नहीं है कि अमेरिका में श्वेत अमेरिकन और अश्वेत अमेरिकन के बीच एक गहरी खाई है, जिसे पाटने की कोशिश तो कई बार हुई है, लेकिन हर बार नाकामयाबी ही हाथ लगी है। हालिया सर्वे भी इसी नाकामयाबी को जाहिर कर रहा है। सर्वे में शामिल 18% अमेरिकियों का कहना है कि वो राजनीतिक झगड़े में हथियार उठा सकते हैं। वहीं 4% अमेरिकी लोगों का कहना है वो बंदूक से किसी की हत्या करने से भी नहीं हिचकेंगे। But you'll never kill our fight for justice.
जाहिर है सर्वे के नतीजे बहुत डराने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका में गन कल्चर इस शक्ल में सामने आई तो सुपर पावर माने जाने वाले मुल्क में अराजकता फैल जाएगी। कोई किसी के ऊपर बंदूक तान लेगा और लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ जाएंगी। मिसाल के तौर पर इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो अमेरिका के सेंट लुइस का है। वीडियो में हाथों में गन लिया ये शख्स अपने घर के बाहर खड़ा है। इसके गन पॉइंट पर नस्लवाद विरोधी प्रदर्शनकारी हैं जो प्रोटेस्ट करते करते इसके घर के सामने चले आए थे। हालात इतने खतरनाक हो चले थे कि ये शख्स अपनी पत्नी को साथ लेकर प्रदर्शनकारियों से बचने के लिए बंदूक उठाने पर मजबूर हो गया। इस वीडियो को अमेरिका की तेजी से बिगड़ते हालात का प्रत्यक्ष प्रमाण माना जा सकता है। जनवरी महीने में कैपिटल दंगा को भला कौन भूल सकता है, जब ट्रंप के सपोर्टर्स सड़कों पर उतर आए थे। तब ट्रंप प्रशासन के आखिरी 2 हफ्ते विवादों से भरे रहे। उनके समर्थकों ने चुनाव नतीजों से नाराजगी जाहिर करते हुए कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया और इतने हिंसक हो गए। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च, टुलिन रिसर्च और सदर्न पॉवर्टी लॉ सेंटर की तरफ से पिछले महीने हुई थी। इस दूसरे रिसर्च में 44% अमेरिकियों का मानना था कि अमेरिका एक और गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। गृह युद्ध का क्या मर्म होता है, इसे अमेरिका से अधिक कौन समझ सकता है। अमेरिका में 1861 से 1865 तक गृह युद्ध चला। गृह युद्ध के दौरान 6 लाख से अधिक सैनिकों की जान चली गई। वहीं करीब 6,20,000 लोगों की मौत का अनुमान था। सिविल वॉर शुरू होने की असल वजह देश के नागरिकों का आपसी झगड़ा था। ताजा सर्वे में लोगों का मानना है कि अमेरिका एक बार फिर 60 के दशक में जा रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट मैटर नाम से चला प्रोटेस्ट आए दिन अमेरिका में गोरे और कालों के बीच की पूरी लड़ाई को ताजा करता रहता है। आज अमेरिका में श्वेत नागरिकों की हिस्सेदारी करीब 75% है। वहीं अश्वेत नागरिकों की तादाद कुल आबादी का सिर्फ 12% है। साथ ही अमेरिका में एशियाई मूल के नागरिकों की संख्या करीब 5.6% है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में अश्वेत नागरिकों को तरक्की के अवसर नहीं मिलते, लेकिन अमेरिका में रंगभेद की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वहां के ज्यादातर अश्वेत नागरिक आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वक्त के साथ ये खाई कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है, जो कभी ब्लैक लाइव्स मैटर तो कभी कैपिटल राइट्स के शब्द में दुनिया के सामने आती रहती है। ऐसे में अगर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हुए शोध के नतीजे सच साबित हुए तो अमेरिका में एक बार फिर सिविल वॉर शुरू हो सकती है, जो सुपर पावर की हनक को हवा कर सकती है। तो शी जिनपिंग चीन के बाहर युद्ध के मूड में है, लेकिन पुतिन तो जंग को यूक्रेन से आगे ले जाने का मन बना चुके हैं। पिछले 24 घंटों में पुतिन की यूक्रेन युद्ध को लेकर नीति अचानक बदल गई है। रूस के विदेश मंत्री के बयान ने तो
व्हाइट हाउस में बहुत ज्यादा तनाव पैदा कर दिया है और अगले 48 घंटों में यूक्रेन पर ऐसे हमलों की शुरुआत हो सकती है जिसकी चिंगारी नेटो की सरहद में भी गिरेगी। इसका पूरा डर है। ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि पुतिन के ताजा हमले हाहाकार वाले युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं। दक्षिणी यूक्रेन का मिकोलाइव शहर आधी रात में अचानक एक मिसाइल आकर गिरी। फिर देखिए कैसे हुआ हमला। जब पहली मिसाइल से अटैक हुआ, धमाका ऐसा कि पूरा शहर हिल गया। आग का बड़ा गोला शहर के कोने से देखा जा सकता था। किसी को कुछ समझ आता इससे पहले मिसाइल अटैक के 14 सेकंड बाद दूसरी मिसाइल गिरी। इन दो हमलों के बाद मिकोलाइव पर हमले होते रहे। रात के अंधेरे में शहर जलता रहा और देखिए सुबह का मंजर। सब कुछ तबाह हो चुका था। मिकोलाइव के गवर्नर विताली किम का दावा है कि मिसाइल उस हेडक्वार्टर पर गिरी है जहां से लोगों तक मदद पहुंचाने का काम चल रहा था। यहां कुछ नहीं बचा। मिसाइल के हमलों में सब बर्बाद हो गया। 7 із них влучили. Влучили вони в автомийку, влучили вони в одне підприємство та влучили вони 2 ракетами в наш штаб, гуманітарний склад. यूक्रेन का दावा है कि अब तक युद्ध में रूस ने 2000 से ज्यादा मिसाइल दागी हैं। रूस के अचानक तेज हुए हमलों को लेकर यूक्रेन की दहशत क्या है, वो दिखाने से पहले आपको कुछ हेडलाइंस दिखाते हैं जिसने यूक्रेन से ज्यादा डर नेटो के अंदर पैदा कर दिया है। लावरोव का बयान पूरी दुनिया में चर्चा में है। बताया जा रहा है कि पुतिन अब यूक्रेन में ही नहीं रुकेंगे। डर इस बात का है कि पुतिन अब यूक्रेन के बाद किस पर हमला करेंगे। नेटो का कौन सा देश रूस के टारगेट पर होगा। Сейчас ДНР, ЛНР. Так, если более-менее. Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР, ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. И этот процесс продолжается. Причем продолжается. पुतिन के विदेश मंत्री ने बता दिया है कि न सिर्फ यूक्रेन पर हमले तेज होंगे, बल्कि युद्ध का दौर चलता रहेगा। इसका जवाब बाइडेन की तरफ से आना बनता था और अमेरिका का जवाब आया भी। रूस के नए प्लान को लेकर अमेरिका की स्टेटमेंट बताती है कि अब उसे यूक्रेन से ज्यादा नेटो की सरहद पर युद्ध नजर आने लगा है। Again, we've been clear that annexation by force would be a gross violation of the UN Charter. And we would not allow it to go unchallenged. We would not allow it to go unpunished. We'll continue to stand with Ukraine in support of its sovereignty and support of its independence, in support of its territorial integrity. And no state, however large, should be in a position to change international borders. एक मुल्क पर जब 2000 मिसाइलों से हमला होता है तो क्या होता है, इसकी बहुत ही खतरनाक तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो कमजोर दिल वालों को परेशान कर सकता है। ये यूक्रेन का शहर खार्किव है और यहाँ एक बस स्टॉप रूस के आर्टिलरी हमले की चपेट में आ गया। रूस ने यहाँ रॉकेट दागे और इसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। 2 बुजुर्ग और एक 13 साल के बच्चे ने फौरन दम तोड़ दिया। इस बच्चे के पिता अब उसके शव के पास बैठे हैं, उसका हाथ थामे हुए। कुछ देर पहले ही उनका बेटा जिंदा था और अचानक एक रॉकेट गिरा और सब कुछ तबाह हो गया। एक 13 साल के बच्चे का शव पड़ा है और उसका हाथ थामे पिता घुटनों के बल बैठकर पवित्र बाइबल से वो प्रार्थना पढ़ रहे हैं जो उनके बेटे की आत्मा को शांति दिलाएगी। क्या ये तस्वीरें पुतिन देख रहे हैं? क्या ये तस्वीरें मॉस्को में बैठे मिलिट्री कमांडर देख रहे हैं? युद्ध में मौत होती है, लेकिन बेटे की जान जाने पर ऐसी बेबसी देखकर किसी का भी दिल कमजोर पड़ सकता है। कुछ देर बाद
इमरजेंसी सर्विस का स्टाफ आता है और बच्चे के शव को ढक देता है। यूक्रेन की सरकार का दावा है कि 5 महीनों से जारी ऐसे हमलों में अब तक 358 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े 20 जुलाई तक के हैं। इस दौरान रूस की बमबारी में करीब 700 बच्चे घायल भी हुए हैं। बम जब गिरता है तो बस स्टैंड देखकर नहीं गिरता। शहरों पर इस तरह की बमबारी वॉर क्राइम की कैटेगरी में आती है। रूस की बमबारी में ऐसी तबाही यूक्रेन के लोगों ने मारियोपोल में देखी है, डॉनबास में, लुहांस्क में देखी और अब डोनेट्स्क के साथ खार्किव भी रोज देख रहा है। पुतिन का गुस्सा मिसाइल की शक्ल में टूट रहा है और बच्चों की जान भी ले रहा है। Я в почтовый ящик залезла и подпрыгнула. Успела закрыть ящик и подпрыгнула. И вверх лифтом не ехала, потому что, мало ли, скосилось что-то. Это я все время вообще пешком хожу, и вниз и вверх. Но этот раз бегом-бегом. डॉनबास के साथ खार्किव पर लगातार हमले बताते हैं कि उस पर अब बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पुतिन के सामने खार्किव अब भी चैलेंज बना हुआ है। ज़ेलेंस्की के सामने खार्किव की चुनौती क्या है? यूक्रेन के सबसे बड़े शहरों में से एक खार्किव का युद्ध मारियोपोल और सेवेरोडोनेत्स्क में हुई जंग से कितना खतरनाक होगा, इसे समझने के लिए हम आपके लिए कुछ बातें बहुत पुख्ता रिसर्च के साथ निकाल कर लाए हैं। यूक्रेन युद्ध, जिसे पुतिन अपना स्पेशल ऑपरेशन कहते हैं, उसमें खेरसान पर पहले रूस ने सिर्फ 7 दिनों में कब्जा कर लिया था। डॉनबास के बड़े शहर सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जा करने के लिए पुतिन को 29 दिन लगे। दक्षिण की तरफ सबसे बड़ी पोर्ट सिटी मारियोपोल को पुतिन ने 55 दिनों में अपने कब्जे में लिया था, जबकि लिसिचांस्क को हथियाने में पुतिन को सिर्फ 8 दिन का वक्त लगा है। खार्किव पुतिन के लिए केक वॉक साबित ना हो, इसके लिए यूक्रेन की फौज में शामिल हो रहे नए सैनिकों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। ये खार्किव की ही तस्वीरें हैं। ज़ेलेंस्की के लिए नए हथियार भी आ रहे हैं और उसके लिए फौज की नई भर्ती को तैयार किया जा रहा है। यहाँ रिकॉइललेस गन को चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यह ऐसा हथियार है जिससे दुश्मन के बंकर और उसकी बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक को टारगेट बनाया जा सकता है। यहाँ बताया जा रहा है कि गोले को कैसे अनपैक करना है और मोर्टार को कैसे लोड करना है, उसके बाद उससे निशाना कैसे साधा जाए, दुश्मन के ठिकाने को कैसे तबाह किया जाए। ऐसी ट्रेनिंग यूक्रेन के नए सैनिकों के लिए जरूरी हो गई है, क्योंकि यूक्रेन को नेटो से लगातार हथियार मिल रहे हैं, जिन्हें फौरन फ्रंट पर पहुंचाना ज़ेलेंस्की के लिए सबसे बड़ा मिशन बन गया है। І за допомогою Заходу, за допомогою доброї техніки і озброєння нового, я думаю, ми будемо йти вперед і вперед. І це не на часі, це ось-ось. Бо на днях, наскільки я знаю, буде новий саміт, 4-й вже по Рамштайну, по Рамштайну. यूक्रेन को अमेरिका से 4 और हाइमार्स रॉकेट सिस्टम मिलने वाले हैं, जो सटीक बमबारी करते हैं। ऐसे हथियारों को निशाना बनाने का ऑर्डर पुतिन ने भी दिया है, क्योंकि रूस की फौज को इनसे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन अब संकट उन्हें इस्तेमाल करने वालों को लेकर है, क्योंकि ज़ेलेंस्की के पास लड़ने वालों की कमी हो रही है और अगर फौजी मिल भी रहे हैं तो उनको ट्रेनिंग देना एक बड़ा मसला है। रूस अब खेरसान और ज़पोरिज़िया के अलावा दक्षिण की तरफ उन तमाम इलाकों पर पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता है जहां अब भी उसे यूक्रेन से टक्कर मिल रही है। रूस का दावा है कि ज़ेलेंस्की की फौज ने अपने ही देश के परमाणु रिएक्टर पर हमला किया है। ये ज़पोरिज़िया में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने यहाँ ड्रोन से हमला किया है। इस अटैक में परमाणु रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह हमला बताता है कि यूक्रेन परमाणु त्रासदी के ढेर पर बैठा हुआ है और यहाँ कुछ हुआ तो उसका असर पूरे यूरोप और रूस पर भी पड़ेगा। देखा जाए तो ज़ेलेंस्की रूस को हर लिहाज से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इसके लिए वो हर तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका से नए हथियारों की डिमांड के साथ उन्होंने अपनी पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्की को अमेरिका के दौरे पर भेजा और अपना नए हथियार की डिमांड वाला मैसेज व्हाइट हाउस तक पहुंचा दिया। Нашої держави жодного дня не припиняли роботу, щоб отримати ефективну ППО. І ми маємо певні домовленості щодо цього. Є певні успіхи, які дозволять знищувати частину ракет, однак потрібна зовсім інша швидкість і масштаб захисту. Але все залежить
На жаль, не від нас, а від політичних рішень, які можуть бути ухвалені в ключових столицях. І саме тому ця тема протиповітряної оборони стала ключовою сьогодні у виступі першої леді України перед Конгресом Сполучених Штатів Америки. Це було вперше в історії, коли перша леді робить таке звернення. ओलेना का पैगाम व्हाइट हाउस को बराबर मिला और अमेरिका अब जेलेंस्की की मदद करने के लिए और ज्यादा सक्रिय हो गया है। अमेरिका अब तक 3 बहुत बड़े हथियार जेलेंस्की को सौंप चुका है और ये हथियार अब पुतिन के टारगेट पर है। रूस एक ऑपरेशन का वीडियो जारी करके ये दावा भी कर चुका है कि वो अमेरिका से मिले हथियारों को तबाह भी कर रहा है। जेलेंस्की के ऐसे अड्डों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर अमेरिका से मिले लॉन्ग रेंज वाले वेपन सिस्टम रखे गए हैं। इनमें हाई मास रॉकेट की रेंज 70 किलोमीटर से ज्यादा है। इनमें M777 गोला 30 से 40 किलोमीटर में दागता है। इनमें हार्पून मिसाइल की रेंज तो 250 से 300 किलोमीटर तक होती है। रूस के काउंटर अटैक के बावजूद अमेरिका ने जेलेंस्की को ऐसे और हथियार देने की तैयारी कर ली है। Is also committed to sending more HIMARS munitions, precision-guided artillery ammunition, and tactical vehicles and other urgently needed support. And we'll continue to provide historic levels of security assistance to help Ukraine defend itself. And later this week, we'll roll out our next presidential drawdown package of weapons, ammunition, and equipment for Ukraine. इसमें कोई शक नहीं कि जब से जेलेंस्की को पश्चिमी देशों से नए आधुनिक हथियार मिलने लगे हैं, वो ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और अब उन्होंने कसम खाई है कि रूस के कब्जे से हर शहर, हर गांव को आजाद करा के रहेंगे। अमेरिका से मिले हाइमार्स रॉकेट से जेलेंस्की की फौज ने क्या किया, अब वो देखिए। ये दक्षिण में कैरसान शहर की तस्वीरें हैं जहां रूस का कब्जा है। जेलेंस्की की सेना इसे वापस हासिल करने की लगातार कोशिश कर रही है और इसके लिए यूक्रेन ने हाइमार्स रॉकेट से इस पुल पर हमला किया है। इसी 1.5 किलोमीटर लंबे पुल से रूस की सप्लाई लाइन गुजरती है और जेलेंस्की इसे तबाह करके रूस को इस शहर में घुटने पर लाना चाहते हैं। मोटी कंक्रीट से बने पुल पर ये बड़े-बड़े छेद बताते हैं कि यहाँ हाइमार्स के कई रॉकेट दागे गए।